दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर जिसमें हम देखेंगे कि मात्रात्मक या गुणात्मक बैंकिंग टूल्स क्या होते हैं। जैसे कि मात्रात्मक टूल्स में क्या होता है, रिजर्व रेशियो क्या होता है, व्हाट इज़ ओएम ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर मेनी टाइप्स के रेट्स जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये सब क्या होता है थोड़ा सा अपन डीप में समझेंगे। क्वांटिटेटिव या नॉट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या गुणात्मक टूल्स, जिसमें लोन टू वैल्यू रेशो क्या होता है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, क्रेडिट रेशनिंग कंट्रोल क्या होता है, मोरल सुएशन क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन क्या होता है। देखो, क्योंकि ये दो जो है, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ये क्या चीज़ है कि मानो बैंक है जिसने किसी को लोन दिया, ओके, और वो जो है अब टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, घोटाला हो जाएगा, ओके। जैसे विजय माल्या केस में भी हुआ है। अब इस केस में क्या होता है, बैंक के पास कुछ राइट होता है जिसके थ्रू ये दोनों ऑप्शन होते हैं बैंक के पास अपने पैसे वापस निकालने के। तो क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके, सिर्फ इतना याद रखो कि ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, तो ये दोनों क्या है, क्वालिटेटिव टूल्स है, ओके। अब इनको अपन डीप में देखेंगे कि और ये भी साथ में देखेंगे कि इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में इसका इम्पेक्ट क्या होगा, ओके, इस रेट पर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ओके। देखो, पहले मेरे को एक बात बताओ कि भाई अगर हमने बैंक में सारे डिपॉजिट कराया है कुछ पैसा, तो क्या ये सारे पैसे बैंक लोन में दे सकती है? आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि कुछ पैसे इमरजेंसी की कंडीशन के लिए अपने पास रखना पड़ता है बैंकों को। ये कौन कहता है? आरबीआई कहता है बैंक को। अच्छा, इमरजेंसी की कंडीशन भी कैसी? देखो, अगर हमने पैसे, मानो कि हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराया है, ओके, अब वो सारे पैसे बैंक ने अगर लोन में दे दिए और एक ही समय पर अगर हम सब कुछ इमरजेंसी आनी पड़ी और हम सब अगर बैंक में गए पैसे लेने, हमारी डिपॉजिट लेने, तो बैंक ने तो वो सारे पैसे लोन में दे दिए हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इमरजेंसी की कंडीशन आएगी और इसी कंडीशन को हम कहते हैं बैंक रन की कंडीशन, ओके। बैंक रन हो जाएगा और सिस्टम हैक हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए आरबीआई ने पहले से ही बैंकों को कहा है, निर्देश दे दिया है कि भाई आपको कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट अपने पास रखना है, ओके। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, सीआरआर और एसएलआर बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में समझो कि यार यहाँ पर 2 बोरी है पैसों की जो हमने डिपॉजिट कराई बैंक में। अब बैंक ने क्या करा, एक बोरी अपने पास रखी और एक लोन के रूप में दे दी, ओके। और अब देखो कि हमने ये तो देख लिया कि सीआरआर और एसआरआर है क्या, लेकिन फिर ये भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों में भी डिफरेंस है, ओके। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि क्या ऑल प्रकार के बैंक को क्या सीआरआर और एसआरआर रखना पड़ता है, या सिर्फ कोऑपरेटिव या सिर्फ कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है, तो आप कभी भी अगर ऑप्शन में देखो कि सिर्फ ओनली कोऑपरेटिव या ओनली कॉमर्शियल, तो आंसर गलत ही होगा। क्यों? इसलिए ओनली वाले ज़्यादातर गलत होता है। क्यों? क्योंकि यार सीआरआर और एसएलआर ऐसी चीज़ है जो ऑल बैंकों को रखना होता है, ओके। अच्छा, और डिफरेंट देखो, डिफरेंट ये है कि सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में बैंक ने जो अपने पास रिजर्व करके रखी है, सेव करके रखे है मनी, उसमें एक कंडीशन में लोन मिलेगी और एक कंडीशन में लोन नहीं मिलेगी। जैसे एसएलआर में क्या होता है, लोन नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट मिलेगा और एक कंडीशन में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एसएलआर में क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। किस पर इंटरेस्ट मिलता है? बैंक ने जो मनी सेव करके अपने पास रखे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए ये क्या होता है, इसमें एसएलआर में प्रॉफिट होता है। इस केस में सीआरआर के केस में इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए प्रॉफिट भी नहीं होता, ओके। अच्छा, और एक डिफरेंस है कि यार ये जो सीआरआर है, सीआरआर इसको अपन सिर्फ मनी के फॉर्म में रख सकते हैं। मतलब अपन तो नहीं, लेकिन बैंक सिर्फ मनी के फॉर्म में अपने पास रख सकता है। बट एसएलआर में ऐसा नहीं होता। मनी के साथ मैनी ऑप्शन होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, ओके, जैसे गोल्ड हो गया। इन सारे ऑप्शन है इन केस ऑफ एसएलआर कि बैंकों को अपने पास रिजर्व करके रखना है, ओके। डिफरेंट क्लियर, ओके। अब देखो, मेन चीज़ यहाँ है कि भाई सीआरआर और एसएलआर पर महंगाई का और मंदी का, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इम्पेक्ट क्या होगा, कब ये दोनों रेट्स बढ़ेंगे और कब ये दोनों रेट्स घटेंगे। देखो, पहले मैं बता देता हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो एक ट्रिक है, एक याद रख लो, ट्रिक तो नहीं बट याद रख लो कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा कि इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में, इन्फ्लेशन में क्या होगा कि सारे रेट्स जो भी आज रेट्स पढ़ेंगे, ओके, सारे रेट्स बढ़ेंगे इन्फ्लेशन के केस में, महंगाई के केस में। वेरेज मंदी के केस में ऐसा नहीं होगा, मंदी के केस में उससे उल्टा होगा, सारे रेट्स घटेंगे। बट हम, क्योंकि रट्टा नहीं मानना है, हमें यहाँ पर समझना है कि बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे और घटेंगे तो क्यों घटेंगे। देखो, सीआरआर और एसएलआर मतलब महंगाई में बढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पहले तो समझो कि महंगाई और मंदी क्या होती है। महंगाई मतलब देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं कि यार
जैसे महंगा यानी एक बात याद रखो, महंगा यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, और इससे क्या होती है, वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे मानो मार्केट में सिर्फ 4 किलो टमाटर है, ओके, और लेने वाले हैं 5 लोग या 5 से 6 लोग, ओके। अब ये 5 से 6 लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा है और टमाटर क्या है, लिमिटेड है। अब क्योंकि ये पाँचों की नीड है टमाटर, इसलिए क्या होगा कि अब ये पाँचों आपस में क्या करेंगे, मतलब कंपटीशन करेंगे। किस में कंपटीशन करेंगे, प्राइस में। प्राइस आपस में ही बढ़ाते रहेंगे और टमाटर तो वही का वही रहेगा, ओके। लेकिन नॉर्मल प्राइस जो होती है टमाटर की, क्योंकि डिमांड टमाटर की बहुत ज़्यादा है, डिमांड क्यों है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अब नॉर्मल प्राइस जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ओके। और इसी कंडीशन को अपन कहते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में इससे उल्टा हो जाएगा, टमाटर की प्राइस घट जाएगी। क्यों, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, इसलिए डिमांड कम हो रही है, ओके। अब समझ आ गया व्हाट इज़ महंगाई एंड मंदी। अच्छा, अब देखो कि सीआरआर और एसएलआर में महंगाई में रेट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि यार कुछ पैसे जो होता है लोन में अपन दे सकते, बैंक दे सकती है, और कुछ पैसा जो अपने पास सेव करके रखना पड़ता है। अब एक मतलब कंडीशन है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, क्या इस केस में लोन में पैसा बहुत ज़्यादा जाना चाहिए बाहर मार्केट में? आंसर विल बी नो। इसलिए क्या करेगी आरबीआई, बैंक रेट जो है एसएलआर और सीआरआर बढ़ा देंगी, जिससे बैंक के पास लिमिट रहे कि भाई इतना ही पैसा लोन में देना है, ओके। अगर लोन कम मिलेगी तो मतलब जो वस्तु की प्राइस है, डिमांड कम होगी, और इससे क्या होगा कि भाई डिमांड मतलब जो है कम होगी तो प्राइस भी इक्वल रहेगी, मतलब सेम रहेगा, ओके। बढ़ेंगे नहीं और घटेंगे नहीं। इसलिए क्या होता है कि लोन कम करने के लिए बैंक मतलब ये बैंक को जो है आरबीआई कहती है कि आप रेट बढ़ा दो, इसलिए महंगाई में रेट बढ़ते हैं। और सेम कंडीशन होगी मंदी में, नॉट सेम कंडीशन बट इससे उल्टा होगा कि भाई आरबीआई बोलेगी कि अब मार्केट में पैसे नहीं है, इसलिए लोन में पैसे ज़्यादा जाना चाहिए, इसलिए बैंक रेट जब कम कर देगी आरबीआई, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बैंक है वो लोन में ज़्यादा पैसा दे सकेगी। इसलिए अब मंदी में इससे उल्टा होगा महंगाई से, कि रेट कम हो जाएगा, ओके। अब देखो कि हमने ये तो कहा गया कि भाई हाँ ठीक है, बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट अपने पास सेव करके रखने हैं, लेकिन कितना, ये भी तो कुछ सिस्टम होगा ना, कुछ परसेंटेज होगा। अच्छा, होता है, कितना होता है, तो ये दोनों काउंट होता है एनडीटीएल पर। ये समझने के लिए कि कितना परसेंटेज होता है, अपने हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एनडीटीएल क्या है, ओके। देखो यहाँ पर एनडीटीएल क्या है, एनडीटीएल क्या नहीं है, पहला क्या है, पहले देखो कि वर्ड पे फोकस करो, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, ओके। यहाँ पर जैसे डायग्राम भी है कि जो डिपॉजिटर है वो क्या कर रहा है, 100 करोड़ जो है, 100 CR है, वो बैंक में डिपॉजिट करा है, ओके। और बैंक क्या कर रही है, 80 करोड़ जो है, 80 करोड़ वो लोन में घुमा रही है, ओके। अब बैंक के पास आया था कितना पैसा, 100 करोड़, और बैंक ने लोन में कितना दिया, 80 करोड़। अब इससे क्या होगा कि यार बैंक के पास कुछ मतलब पैसे बचे होंगे, जैसे 100 करोड़ डिपॉजिट करवाए थे और बैंक ने लोन दिया था 80 करोड़ का। अब 20 CR बैंक के पास बचा, तो इसी को बोलते हैं अपन एनडीटीएल, ओके। इसको अपन बोलते हैं, मतलब ये तो सिर्फ जानने के लिए व्हाट इज़ एनडीटीएल, बाकी बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, लेकिन हमें सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है, इसलिए अपन डीप में नहीं जाते हैं कि एनडीटीएल क्या है, कि कितने पास बैंक में गए और बैंक ने कितने पैसे लोन में पैसे दिए, और अब बैंक के पास गए हुए पैसे और बैंक ने बाहर दिए हुए पैसे, बीच में जो पैसा बचता है उस पर काउंट होता है एनडीटीएल, ओके। उसको अपन बोलते हैं एनडीटीएल। इस केस में कितना, 20 CR, ओके। अच्छा, देख लिया। अब और बात बताओ, यहाँ पर है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो आपको पता होगा कि डिपॉजिट भी दो टाइप की होती है। एक होता है डिमांड, जिसको अपन कभी भी निकाल सकते हैं, ओके। और एक होता है टाइम डिपॉजिट, जिसको अपन कुछ समय के बाद निकाल सकते हैं। तो क्या इसमें दोनों, यहाँ पर डिपॉजिट करा रहा है तो इसमें क्या सिर्फ डिमांड डिपॉजिट काउंट होगी? नहीं, इसमें दोनों प्रकार की डिपॉजिट काउंट होगी, क्योंकि यहाँ पर भी है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। अच्छा, और देखो लायबिलिटीज़ क्या होता है, मैंने पहले के लेक्चर में बताया है। लायबिलिटीज़ क्या होता है कि हमने जो पैसे बैंक में जमा कराया है, डिपॉजिट कराया है, वो पैसे हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हमें उससे प्रॉफिट होगा, हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और वही सेम डिपॉजिट बैंक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, क्योंकि वापस भी देना है हमको, ओके, इंटरेस्ट के साथ। इसलिए बैंक के लिए इट्स बिकम अ लिएबिलिटी, ओके। तो जो डिपॉजिट करवाया हमने वो हमारे लिए एसेट, और सेम पैसा बैंक के लिए क्या बन जाता है, लिएबिलिटीज़, ओके। जैसे मैंने कहा कि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ दोनों ही काउंट होती है। जैसे डिमांड लायबिलिटीज़ में क्या होता है, नॉट डिमांड लायबिलिटीज़, डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड डिमांड ड्राफ्ट। वेयर इसमें क्या होता है, टाइम डिपॉजिट में अदर देन मतलब डिमांड डिपॉजिट,
सारी डिपॉजिट जो कि डिमांड डिपॉजिट नहीं है, दूसरी प्रकार की डिपॉजिट है, उसमें बहुत सारी डिपॉजिट होती है, तो बाकी सारी प्रकार की जो डिपॉजिट है वो टाइम डिपॉजिट में काउंट होगी। ओके, जैसे एफडी, आरडी। ओके, और यहाँ पर है कैश सर्टिफिकेट, ये भी यहाँ पर टाइम डिपॉजिट में काउंट होगा। ओके, और देखो कि अब देखो हमने देख लिया कि भाई व्हाट इज़ रिजर्व रेशो, व्हाट इज़ एनडीटीएल। ओके, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, हमने ये भी देख लिया। ओके, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर होता है, इतना हमने देखा। अब देखो कि व्हाट इज़ ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ पर हमने समझाया है कि यार ये इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन में, दोनों में मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, ओएमओ पर। लेकिन ओएमओ है क्या यार, ओएमओ क्यों कुछ नहीं है, ओएमओ कुछ नहीं है। ओएमओ क्या है, मतलब आरबीआई क्या करते हैं, महंगाई और मंदी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल और बाई करती है। ओके, अब ओएमओ का सीधा मतलब क्या है कि आरबीआई महंगाई में और मंदी में पैसे का स्टॉक है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू पैसे के स्टॉक को कम करती है और बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय या तो फिर परचेस करके। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई कब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा जाता है और कब खरीदा जाता है। ओके, देखो कि इन्फ्लेशन के कंडीशन में क्या होगा, खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। ओके, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में मतलब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, ये है आरबीआई, दैट इज़ मार्केट, इट इज़ मार्केट। ओके, अब देखो कि ये जो मार्केट है, अब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही है इन्फ्लेशन में। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन्फ्लेशन में कंडीशन में क्या है कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है। अब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी जिससे ये दो जो है बोरी है पैसों की, इसमें से एक कट हो जाएगी और आरबीआई को यहाँ पर पैसा मिलेगा। क्यों पैसा मिलेगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही है और पैसा अपने पास ले रही है। ओके, ओके, देख लिया ना कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही है जिससे ये दोनों में से कोई एक कट करके अब आरबीआई के पास आ रहा है, जिससे मार्केट में पैसे का स्टॉक जो है अब पहले से कम हो गया है। इसको हम बोलते हैं ओएमओ, इसको अपन बोलते हैं ओएमओ, लेकिन ओएमओ इन इन्फ्लेशन की कंडीशन में। तो इस केस में क्या होगा कि भाई क्या हुआ कि भाई आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की। मैंने देखा पीवाईक्यू में 2 से 3 बार तो यही आया है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी कब सेल होती है और कब बाय होती है, कब परचेस होती है। इतना सिंपल होता है, लेकिन हम क्या फालतू की चीज़ें पढ़ते रहते हैं और ऐसी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है, याद तो नहीं रखना, समझना है कि व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ओएमओ। ओके, क्या होगा कि भाई आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रही है। क्यों सेल कर रही है इन्फ्लेशन की कंडीशन में, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा है मार्केट में, इसलिए हमें कम करना है। 2 बोरी है यहाँ पर, इसमें से एक करनी है, तभी होगा जब ये सेल करेगा और ये खरीदेगा और इसके बदले में 1 बोरी पैसे आरबीआई को देगा। ओके, अब सॉरी अब देखो इससे बिल्कुल डिफ्लेशन में, मंदी में इससे बिल्कुल उल्टा होगा। आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में अब पैसा ज़्यादा नहीं है। ओके, मार्केट में क्या है, पैसा ज़्यादा नहीं है, ये पहले नहीं है, अब ये पहले नहीं है। ओके, अब देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, अब क्या हो रहा है ना कि यार आरबीआई चाह रही है कि भाई डिफ्लेशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए पैसे का स्टॉक बढ़ाना चाहिए। अब आरबीआई पैसे का स्टॉक बढ़ाने के लिए क्या कह रही है, ओएमओ के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेंगी, खरीदेंगी। ये जो पहले बेची थी आरबीआई ने, ओके, अब खरीदेंगी। अब आरबीआई क्या करेगा, इसके बदले में मार्केट में पैसा देगा, जिससे मार्केट में पैसे का स्टॉक बढ़े। ओके, अब ये मार्केट में क्या होगा, पैसे का स्टॉक बढ़ जाएगा, जिससे डिफ्लेशन की जब मतलब कंडीशन होती है वो अब क्या हो जाएगी कि डिफ्लेशन कंडीशन सोल्व हो जाएगी। ओके, तो हमने देखा कि वो क्या हुआ, ओएमओ का इम्पैक्ट, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, क्या हुआ ओएमओ का इम्पैक्ट ऑन डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या हुआ, सेल हुआ क्या, या परचेस किया या फिर बेचा। तो आरबीआई ने क्या किया, बेचा। और ये इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में क्या हुआ, डिफ्लेशन में आरबीआई ने खरीदा। ओके, सिंपल सी बात है। अच्छा, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिख भी दी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओएमओ के थ्रू आरबीआई क्या करेगी, बेचेगी या खरीदेगी। कब बेचेगी, जब महंगाई होगी, और कब खरीदेगी, जब मंदी होगी। ओके, ओके, देख लिया। अच्छा, अब ये ओएमओ जो हमने देखा उसके जैसा ही है ऑपरेशन ट्विस्ट एंड जीसेप, लेकिन कुछ डिफरेंट है। जैसे ये तो है मार्केट में पैसे के स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए। ओके, मार्केट में पैसे के स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम चीज़ हो रही है, बाय एंड सेल। ओके, बट यहाँ पर क्या है, प्राइवेट
और ये देखो कि ये जो है ना, ये OMO जो है ना, सॉरी, OMO जो है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके, ये इट इज़ फॉर व्हाट, शॉर्ट टर्म, इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। और ये जो है ना दोनों, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, इट इज़ फॉर व्हाट, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, और देखो कि ऑपरेशन ट्विस्ट एंड GSEP दोनों का एक ही टारगेट है कि भाई प्राइवेट जो सेक्टर है उसको बढ़ाना। ओके, कैसे हम समझते हैं कैसे प्राइवेट सेक्टर को भाई ये लोग मतलब ऑपरेशन ट्विस्ट एंड GSEP प्रमोट करेगा। देखो, अब देखो RBI द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना। ओके, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब डिमांड ज़्यादा है। अब क्या, अगर कीमत बढ़ेगी तो मुनाफा कम और प्राइवेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो हमने पहले देखा OMO कि भाई मार्केट कहाँ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है या बेच रही है, तो RBI के द्वारा। लेकिन देखो RBI के द्वारा नॉर्मल केस में क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना या बेचा जाता है। ओके, इस केस में खरीदा जाता है। लेकिन अब इस केस में तो क्या होगा, मार्केट सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी किससे होगा, RBI से ही खरीदेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो प्राइवेट को तो यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, प्राइवेट सेक्टर को। अब इस केस में क्या होगा ना कि RBI क्या करेगी कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ओके, उसकी डिमांड घटाने के लिए वो क्या करेगी, कीमत बढ़ा देगा। RBI क्या करेगी, कीमत बढ़ा देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ताकि डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है, अब यहाँ पर कम हो जाए। ओके, यहाँ पर डिमांड कम हो जाए, इसलिए क्या करेगी, प्राइस में इंक्रीज़ कर देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। स्वाभाविक सी बात है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की प्राइस में अगर इंक्रीज़ हुआ तो भाई पहले जो इंटरेस्ट मिलता था वो अब कम लगेगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गई। ओके, वेरेज प्राइवेट बॉन्ड जो होते हैं, प्राइवेट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसा ही एक साधन है जिसको खरीदा या बेचा जाता है। लोग अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अब क्या करेंगे, प्राइवेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई, प्रॉफिट अब कम हो रहा है, इसलिए प्राइवेट बॉन्ड में अब वही लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिससे प्राइवेट सेक्टर का क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर प्रमोट होगा। ओके, दोनों चीज़ एक ही है इन केस ऑफ टारगेट। लेकिन डिफरेंट क्या होता है ऑपरेशन ट्विस्ट में। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, बाय और सेल तो होता है OMO के जैसा, लेकिन यहाँ पर जब बाय होगा तो इट विल फिर लॉन्ग टाइम, और सेल होगा तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अब इसको याद कैसे रखें, याद ऐसे रखो कि यहाँ पर S है, सेल का S है, यहाँ पर शॉर्ट का S है। ओके, बाकी ये तो याद रह जाएगा, बाय का लॉन्ग। अच्छा, ऑपरेशन ट्विस्ट इज फॉर दैट, जैसे मैंने बताया OMO फॉर शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए था। अच्छा, तो फिर इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। अच्छा, GSEP क्या है कि यहाँ पर सिर्फ पहले OMO और ऑपरेशन ट्विस्ट में तो बाय और सेल दोनों होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। GSEP में क्या ओनली बाय होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, अच्छा, हमने देख लिया कि व्हाट इज़ OMO, व्हाट इज़ ऑपरेशन ट्विस्ट एंड व्हाट इज़ GSEP, तीनों में डिफरेंट भी देख लिया और समझ भी लिया कि है क्या। ओके, कई बार तो सिर्फ ये पूछ लेगा कि ये जो है ये है क्या, ये है क्या, और इसका टारगेट क्या है। क्योंकि UPSC की एक मतलब आदत है कि वो ज़्यादा डीप में नहीं पूछती कुछ भी। अगर नई चीज़, अगर उस समय क्या था, एक अगर ये करंट में रहा होगा तो उस समय ये सब पूछा जा सकता था। अभी तो करंट में नहीं है, लेकिन जब भी रहा होगा सिर्फ इसका टारगेट पूछ लेगा, सिर्फ इसका टारगेट पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि ये है क्या। ओके, अब देखो कि विभिन्न रेट्स क्या होते हैं, मतलब मेनी प्रकार के रेट है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करी है। जैसे दो प्रकार के केस होते हैं। एक केस में क्या होता है कि जो RBI होती है वो बैंकों को लोन देती है, और दूसरे केस में क्या होता है कि उससे उल्टा होता है। बैंक जो होती है, RBI जो होती है वो लोन लेती है, ओके, बैंक से। अच्छा, पहली केस में क्या होता है कि RBI लोन दे रही है। अब ऐसे कौन से रेट है जिसमें ये कंडीशन लागू होगी, तो ऐसे 3 रेट्स है। एक है रेपो रेट, एक है रेपो रेट, एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड एक है बैंक रेट। ओके, तीनों रेटों को अपन डीप में थोड़ा सा जानेंगे। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या कंडीशन होगी। ओके, रेट बढ़ेंगे या घटेंगे। अच्छा, लेकिन ये जानने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि रेट है क्या। इससे पहले अपन देखें रेपो रेट। व्हाट इज़ रेपो रेट? रेपो रेट क्या है कि RBI बैंक को कुछ क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है लोन में, और उस पर इंटरेस्ट जो है ले रहा है RBI। फ्री में तो कोई लोन नहीं देगा यार। ओके, तो RBI लोन दे रहा है बैंकों को और इंटरेस्ट भी ले रहा है। अब बात तो यह है कि इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट क्योंकि इसी इंटरेस्ट को अपन रेपो रेट बोलते हैं, लेकिन ये कितना होगा और डिसाइड कौन करेगा। जैसे अगर मैंने मनी वाला पहला लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें बताया कि जो रेपो रेट है, जिसका दूसरा नाम है पॉलिसी रेट, उसको कौन फिक्स करता है? उसको फिक्स करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन दे देगा कि
4 रेट दे देंगी और उसमें बोलेगा कि ये सभी प्रकार के रेट जो है या इसमें से कौन से रेट जो है आरबीआई फिक्स करती है। तो उसमें अगर ऑप्शन देखा आपको कहीं रेपो रेट या फिर पॉलिसी रेट तो काट देना, ओके, ऑप्शन को। तो जो आरबीआई है वो रेपो रेट या पॉलिसी रेट को सेट नहीं करती। कौन करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि एक आरबीआई के अंतर्गत ही एक कमेटी है। तो ओके, अब यहाँ पर आरबीआई कितना इंटरेस्ट लेगी लोन के बदले में बैंक से, वो कौन डिसाइड करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इसको ही अपन बोलते हैं रेपो रेट। ओके, और देखो कि जैसे हमने पहले कहा कि इन तीनों कंडीशन में सेम कंडीशन, इन तीनों कंडीशन में सेम चीज़ हो रही है कि भाई बैंक लोन ले रही है और आरबीआई लोन दे रही है। ओके, बट इन दोनों में डिफरेंस भी है। कैसा डिफरेंस? देखो, एक तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन शॉर्ट टर्म के टूल्स है, कौन लॉन्ग टर्म के टूल्स है। तो ये दोनों तो क्या है? रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए है अपना बैंक रेट। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किस में गिरवी रखना पड़ेगा, किस में गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। तो गिरवी किस में रखना पड़ेगा? गिरवी किस में रखना पड़ेगा? ये दोनों में तो गिरवी रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अपने को कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपने को कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर गिरवी रखना है, यस। यहाँ पर गिरवी रखना है, यस। ओके, इट इज़ फॉर व्हाट? शॉर्ट टर्म। ये भी शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म। अच्छा, बट और एक डिफरेंट है रेपो रेट में और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में कि भाई ये जो रेपो रेट है, ये जो रेपो रेट है वो तो आरबीआई के ओल्ड क्लाइंट के लिए मतलब अवेलेबल है। ओके, ओल्ड क्लाइंट में कौन कौन आता है? बहुत सारे हैं, जैसे बैंक है, बैंक में भी कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बहुत सारे। ओके, लेकिन ये तो रेपो रेट में हो सकता है, लेकिन ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसमें ऐसा नहीं हो सकता। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में ओनली जो दो प्रकार की बैंक होती है, आगे हम देखेंगे, कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक। इसमें से सिर्फ कॉमर्शियल बैंक ही लोन ले सकती है, याद रखना। वरना वरना कंफ्यूजन हो जाए कि रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट क्या है? एक ही है, क्या? कि इसमें सारे क्लाइंट के लिए लोन अवेलेबल है और इसमें सिर्फ सिर्फ कॉमर्शियल बैंक के लिए। ओके, सिर्फ कॉमर्शियल बैंक के लिए। इसमें ऐसा ही है, रेपो रेट में और बैंक रेट में भी एक डिफरेंट है, एक नहीं दो तीन डिफरेंट है। दो, एक डिफरेंट है लॉन्ग टर्म के लिए है, प्लस जो बैंक रेट है इसमें ओनली बैंक्स, ओनली बैंक्स, ओनली बैंक्स मतलब बैंक दोनों प्रकार के, कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो पहले केस में क्या है कि ओल क्लाइंट, दूसरे केस में क्या है कि ओनली कॉमर्शियल बैंक, तीसरे केस में क्या है बैंक रेट में कि ओनली बैंक्स। ओके, ऐसे याद रखो कि एक में ओल है, एक में दो है, दो क्लाइंट है, और एक में ओनली एक क्लाइंट है, कौन? कॉमर्शियल बैंक। ओके, सारा कंफ्यूजन इस रेट में होता है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज कराया कि किस केस में आरबीआई लोन देगी, लोन लेगी, इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड। ओके, तो कंप्लीट के लिए व्हाट इज़ रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट। ओके, और देखो, जैसे मैंने दूसरे केस की, पहले केस की बात हो गई जब आरबीआई लोन लेगी, सॉरी लोन देगी। अब बात करते हैं दूसरे केस की जहाँ पर आरबीआई लोन देगी, लोन लेगी, अरे यार लोन लेगी। ओके, दूसरे केस में क्या है? आरबीआई लोन लेगी, किससे लोन लेगी? तो बैंक से लोन लेगी। ओके, बैंक से लोन लेगी। अच्छा, देखो यहाँ पर कि अच्छा कौन से केस है, कौन से रेट है जहाँ पर आरबीआई लोन लेगी? तो एक तो है रिवर्स रेपो रेट और एक है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, अच्छा, तो जैसे यहाँ पर है डायग्राम में समझाया गया है कि भाई बैंक है वो क्या कर रही है? पैसे दे रही है, लोन दे रही है, और आरबीआई क्या कर रहा है? लोन मतलब लोन पर इंटरेस्ट दे रहा है, और इसी इंटरेस्ट को अपन बोलेंगे व्हाट इज रिवर्स, व्हाट विल कॉल टू दिस इंटरेस्ट, विल कॉल दिस इंटरेस्ट टू रिवर्स रेपो रेट। ओके, इसी को अपन बोलेंगे रिवर्स 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 रेपो रेट। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, बैंक लोन दे रहा है और आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है, इसी इंटरेस्ट को अपन बोल रहे हैं रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, और देखो कि अब इसमें रिवर्स रेपो रेट में और एसडीएफ में, दोनों में तो सेम ही कंडीशन हो रही है, बैंक लोन दे रही है और आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन इन दोनों में भी कोई डिफरेंस होगा? यस, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इट इज़ फॉर व्हाट? इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म एंड इट इज़ फॉर व्हाट? इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। अरे यार पेन को क्या, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, it is for long term, it is for short term, it is for what? Long term? No, it is for short term, it is for long term.
लेकिन अगर ऐसा करोगे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए कहा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये एसडीएफ जो होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दोनों में, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों के लिए होता है। ओके, अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा। इट इज़ फॉर व्हाट? इट इज़ फॉर शॉर्ट। अच्छा, और इट इज़ फॉर व्हाट? इट इज़ फॉर बोथ। ओके, और देखो, अब देखो, आपके माइंड में कंफ्यूजन होता होगा ना कि भाई किस केस में अपन को गिरवी रखना है या किस केस में गिरवी नहीं रखना है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टिकी नोट चिपका दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे इसमें क्या है, गिरवी नहीं रखना पड़ता है। ऐसे कौन से केस थे? एक तो था अपना बैंक रेट, एक तो था अपना एसडीआर नहीं है, एसडीएफ है, सो सॉरी फॉर दैट। देखो, एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, अच्छा, अब मेरे को एक्टिव रिकॉल शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार देखो, मैं एक्टिव रिकॉल शीट में रिकॉल करने से आप यहाँ पर रिकॉल कर लो। क्या बोल रहा हूँ यार मैं देखो, इस केस में क्या है, गिरवी नहीं रखना पड़ता है, किसमें? बैंक रेट में और एसडीएफ में। ओके, एसडीएफ है, ओके, एसडीआर नहीं है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। गिरवी तो नहीं रखना पड़ता है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंट है मेरे को बताओ आप। इन दोनों डिफरेंट है। यहाँ इस केस में क्या होता है, बैंक लोन देती है या लेती है? याद करो, बैंक लोन लेती है। और इस केस में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है, बैंक लोन देगी या लेगी? बैंक लोन देगी। ओके, क्लियर? अच्छा, अब देखो, यहाँ तक तो हमने ये सारी चीज़ें क्या था, ये सारी चीज़ें हमने जो रेट देखी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि व्हाट इज़ रिजर्व रेशो, हमने देखा व्हाट इज़ ओएमओ। ओएमओ भी दो चीज़ थी, जीसेप और ऑपरेशन ट्विस्ट। अब रेट्स भी देख लिया। ओके, रेपो रेट देख लिया, रिवर्स रेपो रेट देख लिया, बैंक रेट देख लिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देख ली, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी देख ली। अब देख लेते, ये सब थे अपने मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव टूल्स। अब मेरे को बताओ कि इसको क्वांटिटेटिव क्यों बोला जाता है, क्वालिटेटिव क्यों नहीं बोला जाता? क्वांटिटेटिव इसलिए क्योंकि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा का मतलब क्या होता है, संख्या। ओके, संख्या। ओके, तो यहाँ पर डोंट यू थिंक कि यहाँ पर परसेंटेज में चीज़ें हो रही है, परसेंटेज में चीज़ें हो रही है। तो अगर परसेंटेज और संख्या दोनों का आप कनेक्शन ऐसे माइंड में रख लो तो आपको याद रहेगा, वरना कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा इसमें मात्रात्मक है और कौन सा गुणात्मक। ओके, तो मात्रा से मतलब है संख्या, और यहाँ पर भी बात, क्योंकि परसेंटेज वाइज रेट्स को बढ़ाया जा रहा है और घटाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मात्रात्मक। ओके, अब गुणात्मक, अब सारे हम देखेंगे ये जो भी है गुणात्मक, जिसको हम क्वालिटेटिव टूल्स बोलेंगे। ओके, अच्छा, और एक चीज़, इसको अपन जनरल बोलते हैं। ओके, इसको अपन जनरल बोलते हैं। क्यों जनरल बोलते हैं ये मात्रात्मक को? जनरल इसलिए क्योंकि अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो किस पे मतलब अगर रेपो रेट बढ़ेगा, ओके, तो वो ऑल बैंक को लागू पड़ेगा। ओके, अगर ओएमओ बढ़ेगा तो मार्केट में, पूरी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए इसको अपन जनरल बोलते हैं। बट ये जो गुणात्मक है, इसको अपन जनरल नहीं, इसको अपन इनडायरेक्ट बोलते हैं। ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको अपन डायरेक्ट बोलते हैं। ओके, क्यों डायरेक्ट बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट क्यों बोलते हैं अपन आगे देखेंगे। ओके, क्योंकि अभी अभी अपन को देखना है ना, वरना तो फिर उल्टा वाली चीज़ हो जाएंगी। ओके, तो अब देखते हैं अपन क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव बैंकिंग टूल्स। कहाँ गए ये? देखो, अच्छा, ये देखो, अब जिसमें पहला है कि लोन टू वैल्यू रेशो। अब ये देखने को तो बहुत सा टफ लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे करते भी होंगे आप और मैं तो नहीं। देखो, ये जो है ना, एक बंदा है, ओके, जिसको क्या करना है, लोन लेनी है। अब बैंक से लोन लेना है तो कुछ ना कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा, फ्री में तो लोन कोई देगा नहीं। ओके, अब इसके पास है सोने के कंगन, ओके, जिसकी प्राइस है, जिसकी वैल्यू है कितनी, 1 लाख। लेकिन अगर ये मेरे को एक बात बताओ, ये अगर ये बंदा है, जो बंदा है, ये 1 लाख के कंगन लेके जाएगा बैंक में, तो क्या बैंक उसको 1 लाख लोन में पूरे के पूरे देगी? आंसर विल बी नो। ऐसा नहीं होता। जितनी प्राइस, जितनी वैल्यू का आप गिरवी रखते हो, उतनी वैल्यू, इतनी सेम वैल्यू का आपको लोन नहीं मिलता। ओके, 60% जैसे यहाँ पर लोन दे रहा है, 60%, किसका 60%? ओके, इसका 60%, जिसकी सोने के कंगन के 60%, सोने, क्योंकि सोने के कंगन जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1 लाख। ओके, तो लोन टू वैल्यू रेशो क्या होगा, बैंक ने रखा होगा लोन टू वैल्यू रेशो 60%। ओके, तो अगर 60%, 60 क्या होगा? ओके, इसलिए चिल्ला रहा है। ओके, देख लिया, व्हाट इज, सिंपल सी चीज़ है, लोन टू वैल्यू रेशो, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखो कि भाई जितने भी आप प्राइस के
कुछ गिरवी रखने जाओगे, लोन लेने जाओगे, तब गिरवी रखना पड़ेगा। और अगर गिरवी रखने की जो कोई चीज़ है, जैसे यहाँ पर सोने कंगन, ओके, इसकी जो प्राइस होगा, पूरी की पूरी प्राइस का लोन अपने को नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? कुछ परसेंटेज होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 60% लोन टू वैल्यू रेशो। अगर इसलिए वो चिल्ला भी रहा है, ओके, देख लिया हमने लोन टू वैल्यू रेशो। लेकिन वैल्यू रेशो तो देख लिया हमने क्या है, लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि भाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में सेम ही रहेगा। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में इम्पैक्ट क्या होगा? क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसका लिंक हम कनेक्शन बैठा सके विथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन अगर है मार्केट में तो ये तो 60% रहेगा, ओके, ताकि इसको कम पैसा मिले। मानो इसको, ये मार्केट है, ओके, इसको कम पैसा मिले, इसलिए 60%। लेकिन डिफ्लेशन में इससे उल्टा हो जाएगा। क्यों? लोन टू वैल्यू जो रेशो है उसको घटा दिया जाएगा और इट विल बी, अरे इट विल बी 50 ईयर है यार, 50%, ओके, 50% रखा जाएगा। क्यों? ताकि यार अगर 50% यहाँ पर रखा गया है तो इसको मतलब कम पैसा मिलेगा या ज़्यादा पैसा मिलेगा? ओके, अगर 50% यहाँ पर रखा गया तो इसको तो सिर्फ 5000 ही मिलेंगे। तो ये तो डिफ्लेशन की कंडीशन में नहीं अपने को मज़ा आ रही है। इस मतलब ये डिफ्लेशन की कंडीशन में ये नहीं बन रहा है। एक मिनट ना, सॉरी। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि लोन टू वैल्यू रेशो है क्या, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है ना? अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से आता है ना कि लोन टू वैल्यू रेशो कब बढ़ेगा और कब घटेगा? इन्फ्लेशन में क्या इम्पैक्ट होगा उसका, और डिफ्लेशन में क्या इम्पैक्ट होगा? तो ये समझने के लिए पहले समझो। देखो, अगर ये तो ठीक है, चलो, इन्फ्लेशन में क्या करना है अपने को? पैसे घटाने हैं मार्केट में से, पैसे के स्टॉक को अपने को घटाना है। तो ये तो 60% मिल रहा है, 6000 हुआ, इस हिसाब से इसको मिल रहा है 6000, ओके। इसको समझ लो ये मार्केट है, ये मार्केट है, ओके, ये मार्केट है। अब 6000 60% मिला 1 लाख पर, तो ये तो ठीक है कि इन्फ्लेशन में पैसे कम होगा, और भी बढ़ा सकता है। इन्फ्लेशन में घटेंगे या बढ़ेंगे? इन्फ्लेशन में यहाँ पर देखो, पहले जो रेट्स थे, मैंने बोला था ऑल प्रकार के रेट्स तो बढ़ेंगे, लेकिन क्या ये रेट है? इट इज़ नॉट रेट, इट इज़ लोन टू वैल्यू रेशो, ओके। तो ये तो इन्फ्लेशन में क्या होगा? उल्टा होगा पहले से, अब इन्फ्लेशन में घटेगा। अब क्या होगा कि आरबीआई इसको घटा देगा और 50% ही रखेगा। और अगर यहाँ पर 50% ही रखा तो इसको सिर्फ 5000 ही मिलेगा, ओके। तो इन्फ्लेशन में क्या होगा? जो इन्फ्लेशन में हमें करना था वो तो हो गया ना, पैसा का स्टॉक कंट्रोल हो गया, कम हो गया। कैसे? पहले 60,000 मिल रहा था, पहले 60% मिल रहा था, अब 50% अपन ने कर दिया, तो अब इसको मिलेंगे सिर्फ 5K, सिर्फ 5K। 6K पहले मिल रहे थे, अब क्योंकि घटा दिया, पहले बढ़ रहा था, पहले जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो सिर्फ इन्फ्लेशन में बढ़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर घट रही है, इसलिए यहाँ पर घट के 50% हो गया। इससे इसको मिला 6000 की जगह 5000। अब डिफ्लेशन में से क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे ये परसेंटेज अब बढ़ जाएगा, पहले जो भी रेट्स थे वो क्या हो रहे थे? इन्फ्लेशन में बढ़ रहे थे और डिफ्लेशन में घट रहे थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, डिफ्लेशन में भी बढ़ेगा। क्यों? डिफ्लेशन में ही बढ़ेगा, इन्फ्लेशन में घटेगा। डिफ्लेशन में कैसे बढ़ेगा? उससे इम्पैक्ट क्या होगा अगर बढ़ेगा तो? अगर यार ये 70% हो गया तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर 7K इसको मिलेंगे, ओके। अगर यहाँ पर 70, पहले 60% था, अब 70% कर दिया, पहले 6000 मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे? 7000 यहाँ पर मिल रहे थे। तो मंडी में हमको क्या करना था? पैसे के स्टॉक को बढ़ाना था, तो बढ़ गया ना, पहले 6K मिल रहा था, अब 7K मिल रहा है। तो देख लिया कि इम्पैक्ट क्या होगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, ओके। क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, ओके, समझना है, रट्टा नहीं मानना है, ओके। अब देखो कि कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, अबे देखो ये वर्ड तो ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब लेकिन ये कुछ नहीं है। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल इज़ व्हाट, आप एग्जाम्पल से याद रखो कि EMI पर कार खरीदना। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब इसका भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन में डिफ्लेशन में क्या होगा? देखो, इन्फ्लेशन में क्या होगा कि बढ़ेगा या घटेगा? मेरे को एक बात बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? अगर ये जो EMI है, डोंट यू थिंक, अगर इसको पहले जिस मानो कि 1000 पर मंथ अगर आप भरो EMI, ओके, तो भी चलता था। लेकिन अगर 2000
2000 अपन अगर बढ़ा दे EMI को, तो अब डोंट यू थिंक कि ये इन्फ्लेशन में बैठेगा? क्यों? क्योंकि देखो, पैसे अगर मार्केट में ज़्यादा होगा तो मार्केट में चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। इस केस में क्या है, कार। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है तो डिमांड को घटाना पड़ेगा। तो RBI क्या करती है कि EMI के थ्रू कैसे कर सकती है, कैसे कर सकती है कोई, अगर हम ही करें EMI के थ्रू पैसे के स्टॉक को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, EMI को घटा के या बढ़ा के? जैसे इन्फ्लेशन में अगर EMI पहले नॉर्मल कंडीशन में, और ये है इन्फ्लेशन, ओके, इन्फ्लेशन में अगर 1K से 2K अपन बढ़ा दे EMI को, डोंट यू थिंक कि भाई डिमांड, खरीदी अब कार की घट जाएगी, और खरीदी घट जाएगी कैसे? तो इन्फ्लेशन कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। खरीदी कैसे घट जाएगी यार? पहले EMI पर मंथ अब 1K भी भरते तो चलता था, लेकिन अब क्या होगा ना कि बढ़ा के, क्योंकि डिमांड घटाने के लिए हमने EMI क्या करती है, बढ़ा दी है। अब EMI बढ़ा दी तो भाई ऑटोमेटिकली खरीदी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या होगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। EMI क्या करना है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल क्या करना है, बढ़ाना है। और ये जो डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या है, घटाना है, ओके। सिंपल सी चीज़ है, ओके। अगर आप यहाँ पर याद नहीं रह रहा है तो आप EMI के एग्जाम्पल के थ्रू आप याद रख सकते हो, ओके। अच्छा, और देखो कि मतलब एक बार देख लो यार कि EMI है, EMI, अच्छा, EMI को अपन कब बढ़ाएंगे, मतलब 1000 के 2000 कब करेंगे, जब 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 मार्केट में इन्फ्लेशन है। डिमांड घटाने के लिए अपन ऐसा करते हैं, 1000 के जो EMI अपन भरते थे अब 2000 कर देंगे ताकि डिमांड घट जाए। डिफ्लेशन में इससे उल्टा होगा, ओके। अच्छा, और देखो यहाँ पर कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, वर्ड पे फोकस करो, व्हाट इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। देखो, प्रायोरिटी किसको प्रायोरिटी देती है, सेक्टर को। अच्छा, किस चीज़ में प्रायोरिटी देनी है, लेंडिंग में, यानी लोन देने में, ओके। प्रायोरिटी देनी है एरियाज़ को, सेक्टर्स को, किस चीज़ में, लोन देने के संबंध में। अच्छा, क्यों क्यों मतलब क्यों क्यों प्रायोरिटी देनी है? ताकि भाई सभी क्षेत्रों का विकास हो। अब देखो, अगर ये चीज़ नहीं होती, प्रायोरिटी सेक्टर नहीं होता, प्रायोरिटी सेक्टर मतलब एग्जाम्पल से समझो कि भाई फार्मर्स को कितना लोन देना है, एजुकेशन सेक्टर में कितना लोन देना है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता ना, बैंकों को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अगर ये सोचो कि अगर ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं होता तो क्या बैंक बाकी एरियाज़ को फोकस करती? क्योंकि बैंक को चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट मिले, तो वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेसमैन को या ऊंची ऊंची कंपनी को ही, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी को ही लोन देगी, और बाकी के एरियाज़ जो है वो बगैर लोन के अविकसित ही रह जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए RBI ने पहले ही सोच लिया है कि भाई ऐसी कुछ सिस्टम बनाते हैं जिसका अपन नाम रखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ओके, जिसमें अपन परसेंटेज सेट कर देंगे, भाई इस सेक्टर को इतना तो लोन मिलना ही चाहिए, फार्मर्स को इतना ही तो लोन मिलना ही चाहिए, ओके, जिससे क्या हो, सभी क्षेत्रों का इक्वल डेवलपमेंट हो। अच्छा, अब देखो कि जैसे सभी बच्चे सभी बाप के सभी बच्चे एक समान नहीं होते, कुछ शरारती भी होते हैं, ऐसे यहाँ भी है। RBI के सभी बच्चे एक जैसे नहीं है, ओके। RBI के बच्चे कौन है, बैंक्स। अब ये क्या करते हैं ना बैंक्स की, भाई RBI के साथ पंगा ले लेती है, और कुछ कंडीशन में, कुछ केस में ऐसा नहीं मानती है ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग रखने को। तो अब इसमें कुछ जुर्माना तो लगेगा ही, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब यहाँ पर RBI ने क्या कहा है कि भाई अगर 20+ ब्रांचेस है, कोई ऐसे मानो एक जैसे SBI है, SBI की 20+ ब्रांचेस है अपने देश में, यस है। तो अगर उसने SBI ने अगर फॉलो नहीं किया ये सिस्टम PSL, तो क्योंकि उसकी 20+ ब्रांचेस है, उसका पैसा जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर इस फंड में जाएगा जिसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अच्छा, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है अपना नाबार्ड, अपना नाबार्ड इसको कंट्रोल करता है, ओके। कौन करता है इसको, अपना नाबार्ड इसको अपना कंट्रोल करता है, ओके। और देखो, नाबार्ड इसको कंट्रोल करता है, ओके। अच्छा, और देखो कि यार अगर ऐसा हुआ तो कि ऐसी कोई बैंक है ऐसी कोई, जैसे फॉरेन बैंक होती है, ऐसी कोई बैंक है जिसकी 20 मतलब उतनी ज़्यादा वो नहीं है ब्रांचेस, तो इस केस में क्या होगा, 20 मतलब 20 से कम है, तो उसका जो पैसा होगा PSL का, वो कहाँ पर जाएगा, दूसरे फंड में जाएगा जिसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड, ओके, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड। अच्छा, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है SEBI, अपना SEBI। अच्छा, इसको कंट्रोल करता है SEBI,
ओके, देख लिए। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की ये जो जुर्माना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो फंड में पैसा गया है सिस्टम फॉलो ना करने से, अब क्या इस पे बैंकों को लोन मिलेगा? लोन इंटरेस्ट मिलेगा? यस, इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो हमने देख लिया कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स क्या है, व्हाट इज़ मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या होगा, बैंक घटेंगे रेट्स या फिर सारी चीज़ें घटेगी या बढ़ेगी। ओके, जिसमें हमने देखा था कि रेट्स तो घट रहे थे, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे लोन टू वैल्यू रेशो, इसमें उल्टी सिचुएशन हो रही थी। ओके, तो इसको रट्टा नहीं मानना है, अगर समझ गए तो फिर MCQ सोल्व करने के लिए मतलब इजी हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यार, PYQ अगर आपने भी देखा होगा तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और क्वेश्चन अकेले नहीं आएंगे, कैसे? रेट्स अकेले नहीं आएंगे, इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन के साथ लिंक करके आते हैं। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ टेल इन कमेंट, बट ओके, बाय।